सभी के सामने एक बड़ी खबर रख देना चाहती हूँ और ये खबर बहुत बहुत बड़ी है। दक्षिण कोरिया से ये खबर आ रही है। वहां की राजधानी सियोल में हैलोवीन पार्टी के दौरान एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है। ये बताया जा रहा है कि एक पार्टी थी, उस पार्टी में भगदड़ मची। यहाँ तक भी आप समझ सकते हैं, लेकिन कम से कम 50 लोगों को हार्ट अटैक आया है। दिल का दौरा जो है वो पड़ गया है। ये स्टैम्पीड के दौरान हुआ है। हैलोवीन इवेंट जो है वो सियोल में रखा गया था और बहुत सारे लोग इस हैलोवीन इवेंट को विटनेस करने के लिए पहुंचे थे। ये तस्वीरें आपके सामने है। तेज म्यूजिक बज रहा है, लेकिन यहाँ ये वो तमाम लोग आपको दिखाई दे रहे हैं नियॉन जैकेट में, जो वहां पर इन लोगों को बचाने के लिए पहुंचे हैं। ये राहत और बचाव की टीम है और आप देखिए सीपीआर उनको दिया जा रहा है। 50 से ज्यादा लोगों को हार्ट अटैक, वहां पर भगदड़ जब मची तब आया। 50 से ज्यादा लोगों को कार्डियक अरेस्ट वहां उसी जगह पर मौके पर आया है। ये सियोल के हैलोवीन पार्टी की तस्वीरें हैं और म्यूजिक वगैरह सब चल रहा है। यानी पार्टी उस वक्त चल ही रही थी और अचानक भगदड़ मची। क्या वजह है भगदड़ के पीछे की ये कोई नहीं जानता है, लेकिन सियोल में ये जानलेवा हैलोवीन पार्टी ने सबको हैरान करके रख दिया है और अभी इसकी जांच चल रही है। पता लगाने की कोशिश हो रही है कि आखिर स्टैम्पीड में हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट जो है वो कैसे किसी को हो सकता है। 50 लोग बताए जा रहे हैं। Let China sleep, for when she wakes, she will shake the world. मतलब ये कि चीन अभी सो रहा है, उसे सोने दो, क्योंकि जब वो उठेगा तो संसार हिलने लगेगा। 19वीं शताब्दी में फ्रांस के बादशाह रहे नेपोलियन बोनापार्ट ने ये बात जो मैं पढ़ रही थी कही थी, और शायद सही कही थी, क्योंकि 21वीं सदी में चीन दुनिया के लिए सबसे बड़ा सरदर्द साबित हो चुका है। अपने ही लोगों के लिए बीजिंग की हुकूमत किसी महाविलन से कम नहीं है। आस पड़ोस को तो आप छोड़ दीजिए। आपके सामने कुछ तस्वीरें रख रही हूं। करीब साल भर से चीन में यह आंदोलन चल रहा है। इस आंदोलन को कहते हैं लाइंग फ्लैट। इसे नाम दिया गया। लाइंग फ्लैट का मतलब ये कुछ मत करो, पड़े रहो, काम नहीं करना है, घर नहीं खरीदना है, खर्च नहीं करना है, कोई करियर नहीं बनाना है। और अगर किसी देश के नौजवान की तरफ से ये तय कर दिया जाए कि उन्हें कुछ नहीं करना है, वी हैव टू लाई फ्लैट, काम नहीं करना है, खर्चा नहीं करना है, तो उस देश की इकोनॉमी की बर्बादी तो तय है। और चीन के साथ इस वक्त यही हो रहा है। और इसीलिए बीजिंग ने अपनी तिजोरी भरने और चीन की फर्जी चमक दमक बरकरार रखने के लिए खौफनाक प्लान तैयार किया है। दुनिया के 20 से ज्यादा मुल्कों में 110 अवैध पुलिस चौकियां बना ली है। अब सवाल यह है कि इसके पीछे मकसद क्या है? क्यों चीन विदेशों में रहने वाले अपने लोगों को हर हाल में वापस बीजिंग लाना चाहता है? जवाब जानना चाहेंगे ना आप, तो गवाहों, तथ्यों और सबूतों के साथ चीन के सबसे खौफनाक सच को सामने रखती ये रिपोर्ट देखिए और यकीन मानिए, एक एक फ्रेम उत्तर वाले पड़ोसी के हर पाप को बेपर्दा करेगी। वॉशिंगटन, अमेरिका की राजधानी, जहां सुपर पावर की सत्ता का सेंटर व्हाइट हाउस है, जहां से दुनिया की रीति और नीति निर्धारित होती है। उसी व्हाइट हाउस के बाहरी इलाके के हाईवे पर एक कार रफ्तार से दौड़ रही थी। कार में 2 लोग सवार थे। कार चला रहा शख्स बर्गरसन, जो अमेरिका के डिफेंस हेडक्वार्टर पेंटागन में डिफेंस सिक्योरिटी एजेंसी में तैनात था। बगल वाली सीट पर चाइनीज जासूस ताई सिन ग्यो नाम का शख्स था, जो ये जानना चाहता था कि अमेरिका ताइवान को कौन से हथियार बेच रहा है, और ये राज उगलवाने के लिए चाइनीज जासूस मोटी रकम बर्गरसन की जेब में रख देता है। पैसा मिलने के बाद बर्गरसन चीनी जासूस के सामने पेंटागन के राज उगलने शुरू कर देता है। I'm very, 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 very reticent to let you have it because it's all classified, but I will let you see it, and you can take all the notes you want, which I think you can do today, but
if it ever fell into the wrong hands, and I know it's not going to, but if it ever was, then I would be fired for sure. I'd go to jail. और इस तरह अमेरिका के खुफिया दस्तावेज जिनपिंग के शागिर्दों के हाथ लग जाते हैं। पेंटागन को जब तक खबर लगती, पूरी फाइल बीजिंग पहुंचा दी जाती है। चीन यही कर रहा है, आज से नहीं, दशकों से कर रहा है, लेकिन अब उसने पूरी दुनिया पर शिकंजा कस दिया है। धरती के एक छोर से दूसरे कोने तक बीजिंग के तानाशाह ने अपना जाल फैला दिया है। पता है कैसे? तो इस नक्शे को देखिए। अमेरिका, कनाडा, आयरलैंड, इंग्लैंड, नीदरलैंड, ऑस्ट्रिया, स्पेन, पुर्तगाल, इटली, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, सर्बिया, यूक्रेन, हंगरी से लेकर एशिया में उज्बेकिस्तान, जापान, कंबोडिया और अफ्रीका से लैटिन अमेरिका तक चीन फर्जी चौकियां तैयार कर चुका है। ये 110 अवैध चौकियां दुनिया के 20 से ज्यादा देशों में हैं। चीन का दावा है कि दुनिया भर में खोली गई इन चौकियों का मकसद विदेशों में रहने वाले चीनियों की मदद करना है। लेकिन जिस तरह माओ के मुल्क की हर बात मक्कारी के लबादे में लिपटी होती है, उसी तरह बीजिंग का ये दावा भी खोखला है। इसलिए चाइनीज फरेब की फ्रेम टू फ्रेम पोल खोलना जरूरी है, वो भी चंद सवालों के साथ। मसलन चीन ने दुनिया भर में अवैध चौकियां क्यों खोली हैं? इन चौकियों का असली मकसद क्या है? क्या वाकई इसके पीछे चीनी नागरिकों की मदद करना है? जवाब है बिल्कुल नहीं। और क्यों नहीं, जानना चाहते हैं तो कनाडा के टोरंटो शहर में चलिए। टोरंटो चीन की राजधानी बीजिंग से 10,500 किलोमीटर के फासले पर कनाडा का सबसे बड़ा शहर। चीनी तानाशाह के जुल्म ज्यादतियों से भागकर शेंग सुई ने शरण ली थी। शेंग सुई कौन है, पहले ये जान लेते हैं। शेंग सुई लोकतंत्र समर्थक, लेखक और पत्रकार हैं। चीन के ध्यान में नरसंहार की चश्मदीद रही हैं। बीजिंग के खिलाफ बगावत के बाद कनाडा में शरण ले ली थी। शेंग सुई 3 दशक से कनाडा में रह रही हैं, जहां चीन की सबसे ज्यादा अवैध पुलिस चौकियां हैं। इसलिए शेंग को अब अपना मुकद्दर डराने लगा है। Chinese police station here, just a few kilometers from me. So, I am asking myself, where else I can escape to? कनाडा में जिनपिंग के शागिर्दों की दस्तक के बाद से ही शेंग सुई की नींद उड़ी हुई है। दरवाजे पर हुई हल्की सी दस्तक भी डरा देती है कि न जाने किस घड़ी ड्रैगन की नस्लों के नापाक मंसूबे कामयाब हो जाएं। ब्रिटेन समेत कई देशों में खेलते थे एक खेल जिसे कहते थे फॉक्स हंटिंग। इसमें जो करता था रेड फॉक्स का शिकार, वो होता था विजेता। दुनिया के कई देशों में अब इस खेल पर लग चुकी है पाबंदी, लेकिन चीन अब भी कर रहा है फॉक्स हंटिंग। फर्क सिर्फ इतना है कि चीन लोमड़ी के बजाय चाइनीज लोगों को बना रहा है अपना शिकार। सबूत देखिए। आंखों पर काला चश्मा और हाँ, कान पर ईयरफोन और चारों तरफ घूमती निगाहें। जिनपिंग के ऐसे जासूस दुनिया के कई देशों में फैले हैं, जिनका सिर्फ एक मकसद होता है, विदेशों में रह रहे उन चीनियों की धरपकड़ जो जिनपिंग के खिलाफ चुनौती बन सकते हैं। सवाल यह है कि ऐसे लोगों को कैसे पहचाना जाता है? जवाब को इस तरह समझिए। सबसे पहले शी जिनपिंग के विरोधियों का पता लगाया जाता है। विदेश में रह रहे जिनपिंग के विरोधियों पर पैनी नजर रखी जाती है। मौका मिलते ही गिरफ्तार कर बीजिंग की फ्लाइट में बिठा दिया जाता है। हाल ही में इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म रिपोर्टिका ने चीन को लेकर बेहद सनसनीखेज खुलासा किया है, जिसके मुताबिक अप्रैल 2021 से जुलाई 2022 तक चीन 2,30,000 चीनी नागरिकों को दुनिया के कई देशों से वापस चीन भेज चुका है। सवाल यह है कि चीन इन्हें वापस लाकर करता क्या है? चीन में जिनपिंग के खिलाफ बगावत करने की एक ही सजा है, या तो जिंदगी भर सलाखें या फिर डिटेंशन कैंपों में मौत से बदतर जिंदगी। और यही वजह है कि चीन दुनिया की सबसे बड़ी जेल बन चुका है। आइए देखते हैं। फॉक्स हंटिंग के जरिए जिनपिंग विरोधियों को विदेश से बीजिंग लाया जाता है। पूरे सफर के दौरान आंखों पर पट्टी बंधी होती है। बीजिंग पहुंचने पर
दस्तावेजों पर दस्तखत कराए जाते हैं और फिर जेल में ठूंस दिया जाता है। चीन की मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस की रिपोर्ट के मुताबिक पूरे चीन में कुल 670 जेलें और डिटेंशन सेंटर हैं। इन जेलों में 17 लाख से ज्यादा कैदी हैं, जिनमें महिला कैदियों की संख्या 6.9% है। कैदियों में 19,000 जुवेनाइल यानी नाबालिग हैं। खास बात यह है कि माओ के मुल्क में एक बार सलाखों के पीछे जाने के बाद जिंदा बाहर निकलने का मौका बहुत नसीब वालों को ही मिलता है। सवाल यह है, इतने कैदियों का चीन करता क्या है? जवाब जानना चाहते हैं तो इन तस्वीरों को देखिए। कलेजा चीरने वाली ये चीखें चीन के एक ऐसे ही डिटेंशन सेंटर की है, जहां पूरी जिंदगी जिनपिंग के शागिर्दों के जुल्म ज्यादती सहने के बाद शख्स आखिरी सांसें गिन रहा था और पत्नी दहाड़ मारकर रो रही थी। हालात देखिए, मृत्युशैया पर पड़े शख्स की बेरियां तक नहीं खोली गई। जिनपिंग का ये वो जल्लाद एरिया है जहां पहली बार कैमरा पहुंचा तो सामने जो मंजर था वो दिल दहलाने वाला था। भूखे प्यासे जिंदा शख्स मुर्दा बन चुके थे तो कई का जिस्म सिर्फ हड्डियों का ढांचा भर रह गया था, जिन्हें चीनियों ने मरने के लिए छोड़ दिया था। सवाल ये है, चीन में क्यों सबसे ज्यादा कैदियों की मौत होती है? जवाब है ऑर्गन ट्रांसप्लांट यानी अंग प्रत्यारोपण। चीन का ये वो गंदा धंधा है जिसे जानकर किसी का भी दिल दहल जाए। ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए चीन दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है। सवाल ये कि इतने बड़े पैमाने पर चीन ने फोर्स्ड ऑर्गन हार्वेस्टिंग का ये धंधा कैसे खड़ा किया? जवाब चीन की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले शंघाई में मिलता है। इसी शहर में शंघाई जनरल हॉस्पिटल है, जो चीन के सबसे बड़े अस्पतालों में से एक है। करीब 2,500 बेड वाले इस अस्पताल में सबसे ज्यादा ऑर्गन ट्रांसप्लांट किए जाते हैं। शंघाई ही नहीं, चीन के छोटे बड़े कई शहरों में इसी तरह इंसानी अंगों का कारोबार होता है, जहां अलग अलग अंगों की रेट लिस्ट भी तय होती है। चीन सरकार का दावा है कि देश में हर साल करीब 10,000 ऑर्गन ट्रांसप्लांट किए जाते हैं, जबकि कई रिपोर्ट्स कहती हैं कि चीन में हर साल 1.5 लाख तक ऑर्गन ट्रांसप्लांट किए जाते हैं। कई जगह ऑन डिमांड लिवर से किडनी तक उपलब्ध होती है। साल 2000 के बाद से ही दुनिया के 85% अंग प्रत्यारोपण चीन में होते हैं। सवाल यह है कि चीन ट्रांसप्लांट के लिए इतने अंग लाता कहां से है? जवाब इसी साल अप्रैल में आई अमेरिकन जर्नल ऑफ ट्रांसप्लांटेशन की रिसर्च में मिल जाता है, जिसमें माओ के मुल्क के सबसे बड़े पाप का पर्दाफाश किया गया था। रिसर्च के मुताबिक चीन में 95% ऑर्गन जेल में बंद कैदियों के निकाले जाते हैं। इसके लिए हर साल 50,000 कैदियों को मार दिया जाता है। एक हेल्दी मरीज के 2 से 3 अंग बेच दिए जाते हैं। अमेरिकन जर्नल ऑफ ट्रांसप्लांटेशन की रिसर्च के 71 पेपर चीन के 15 प्रांतों के 33 शहरों के 56 अस्पतालों से हासिल किए गए हैं। इसमें 384 नर्स, सर्जन और दूसरे मेडिकल स्टाफ से बातचीत हुई है। रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक चीन में जिंदा मरीजों के ही अंग निकाल लिए जाते हैं। ब्रेन डेड होने से पहले ही मरीजों के ऑर्गन बेच दिए जाते हैं। 2020 में एमनेस्टी इंटरनेशनल ने एक रिपोर्ट छापी, जिसके मुताबिक दुनिया में 80% से ज्यादा मौत की सजा चीन में दी जाती है, जिनके अंग निकालकर बाजार में बेच दिए जाते हैं। दौलत के लिए माओ का मुल्क इस हद तक गिर चुका है, जिसकी कल्पना तक नहीं की जा सकती। इसलिए चीन ने दुनिया के हर कोने में अपनी अवैध चौकियां खोली हुई हैं, जो चीनियों को पकड़कर बीजिंग लाती हैं, अंग निकालती हैं और बाजार में बेच देती हैं। लेकिन चीन की ऐसी करतूतों पर दुनिया क्यों खामोश रहती है? सबसे बड़ा सवाल यही है। चीन के जुल्म सितम की आप शुरुआत नहीं कर सकते हैं कि कहां तक जाएगी, सोच भी नहीं सकते। चीन की साजिशों की तरह ही दुनिया यूक्रेन की बर्बादी का तमाशा भी खामोशी से देख रही है। रूस और यूक्रेन के युद्ध को 8 महीने से ज्यादा का वक्त हो चला है। हर बीते दिन के साथ यूरोप की दहलीज पर एटमी धमाकों की आशंका आकार ले रही है। बावजूद इसके अमेरिका से यूरोप तक रूस के खिलाफ मैदान में उतरने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। सवाल यह है कि रूस के पास ऐसी कौन सी ताकत है जिससे हर देश घबरा रहा है? क्यों रूस पर हमला करना कुल्हाड़ी पर पैर पटकने जैसा है? इस रिपोर्ट से समझिए।
गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजती कायनात और धमाकों से थर्राती धरा। यूरोप की दहलीज इसी तरह धमाकों से दहल रही है। कब, कहां, कौन सी मिसाइल पर बैठे यमराज से कब साक्षात्कार हो जाए, कोई नहीं जानता। कौन जानता था रूस हमला करेगा? किसे पता था कितना भीषण रण होगा? कहां खबर थी कि जंग इतनी लंबी चलेगी? लेकिन ऐसा हो रहा है, लगातार, बार बार, 8 महीने से हो रहा है। इसलिए दुनिया रूस के एटम बमों से खौफ खाती है। ये डर अब और बढ़ने वाला है, क्योंकि रूस का महाविनाशकारी डेड हैंड सिस्टम फिर सुर्खियों में आ चुका है। सवाल यह है, रूस का महाविनाशकारी डेड हैंड सिस्टम क्या है? दुनिया रूस के इस महाविनाशकारी हथियार से क्यों डरती है? अमेरिका और यूरोप में डेड हैंड सिस्टम की दहशत क्यों है? वैसे तो 8 महीने के युद्ध के दौरान मॉस्को से 8 से ज्यादा दफा एटमी जंग की धमकियां आ चुकी हैं। प्रेसिडेंट पुतिन से लेकर उनका हर शागिर्द दुनिया को परमाणु तबाही का मंजर दिखाने की बात कह चुका है। लेकिन अब मामला सीरियस हो गया है। मॉस्को से आती धमकियों के बीच अमेरिका ने भी जवाबी तैयारियां तेज कर दी। अमेरिका ने हाइपरसोनिक हथियार का कामयाब टेस्ट किया। अमेरिका यूरोप में न्यूक्लियर हथियारों की तैनाती बढ़ाएगा। रूस से लगते नाटो देशों में B-61-12 थर्मोन्यूक्लियर बम भेजे जाएंगे। यूरोप में अमेरिका के पहले से ही 100 से ज्यादा एटमी हथियार तैनात हैं। बावजूद इसके रूस हर तरह से बेफिक्र है, क्योंकि रूस के पास महाविनाशकारी डेड हैंड सिस्टम है। जिससे अमेरिका ही नहीं, पूरी दुनिया डरती है। क्यों डरती है, वो आपको बताते हैं। डेड हैंड सिस्टम एक न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च सिस्टम है, जो एक बार में 1600 न्यूक्लियर मिसाइल दाग सकता है। खास बात यह है कि पूरी तरह ऑटोमेटिक सिस्टम है ये। रूस पर एटमी हमला होने पर यह खुद एक्टिव हो जाएगा। इस सिस्टम को डूम्सडे डिवाइस भी कहते हैं, जो एक बार में अपने सभी न्यूक्लियर हथियारों को फायर कर सकता है। अगर रूस पर परमाणु हमला हो जाता है तो यह सिस्टम ऑटोमेटिक तरीके से दुश्मन पर हमला शुरू कर देगा। खास बात यह है कि अगर रूस पर हुए परमाणु हमले में कोई इंसान नहीं बचता, तब भी डेड हैंड सिस्टम अपने आप एक्टिव होकर दुश्मन को तबाह कर सकता है। फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक रूस के पास 5,977 परमाणु हथियार हैं। इनमें से 1600 टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन अलर्ट मोड पर, 2400 परमाणु हथियार इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों पर तैनात हैं। रिपोर्ट बताती है कि रूस के ये सभी हथियार डेड हैंड सिस्टम से जुड़े हुए हैं। एक बार सिस्टम रेडी होने पर रूस का पूरा एटमी जखीरा दुश्मन का वजूद मिटा देगा। इसलिए अमेरिका से लेकर यूरोप तक रूस के खिलाफ खुलकर मैदान में उतरने से बचते रहेंगे। लेकिन सवाल यह है कि रूस ने दुनिया की तबाही का सामान बनाया ही क्यों? जवाब ऐसे समझिए। रूस और अमेरिका के बीच शीत युद्ध का लंबा दौर रहा है। कोल्ड वॉर के दौरान ही रूस ने डेड हैंड सिस्टम डेवलप किया, जिसका मकसद रूस पर किसी भी तरह के परमाणु हमले का पूरी ताकत से जवाब देना था। कोल्ड वॉर खत्म हुए करीब 3 दशक हो चुके हैं, जिसके बाद अमेरिका और रूस के दरमियान परमाणु हथियारों को कम करने के लिए कई बार समझौते भी हुए। इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि क्या रूस का महाविनाशकारी हथियार डेड हैंड सिस्टम अभी भी एक्टिव है? 2011 में तत्कालीन रशियन कमांडर सर्गेई काराकेव ने इस सवाल का जवाब देते हुए कहा था, डेड हैंड सिस्टम अभी भी पूरी तरह एक्टिव है और कॉम्बैट ड्यूटी पर है। जब भी रूस पर हमले की जवाबी कार्रवाई करनी होगी और इसके लिए जब कोई और विकल्प नहीं रहेगा, तब डेड हैंड सिस्टम ही परमाणु मिसाइलें लॉन्च करेगा। अमेरिका रूस की एटमी ताकत से बाखबर है, इसलिए मॉस्को से आने वाली हर धमकी को सीरियसली लिया जा रहा है। लेकिन सवाल तो यह है कि क्या रूस वाकई एटमी जंग कर सकता है? क्या पुतिन दुनिया की महातबाही का हिस्सेदार बनने का गुनाह कर सकते हैं? जवाब प्रेसिडेंट पुतिन ही जानते हैं।
जिन्हें समझना किसी के लिए भी आसान नहीं। और अब जरा बात पाकिस्तान की कर ले, जहां पीएम की गद्दी से उतारे जाने के बाद सड़कों की खाक छान रहे हैं इमरान खान। अपने ही मुल्क की खुफिया एजेंसी की पोल खोलने की धमकी दे रहे हैं। इमरान की धमकी ने आईएसआई को सुर्खियों में ला दिया है, और ये वही आईएसआई है पाकिस्तान जिसके नाम की शेखी बगाड़ता है। मसला अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार बनवाने का हो या फिर पश्चिमी मुल्कों के डिप्लोमैट्स को अफगानिस्तान से बाहर निकालने का, पाकिस्तान सारा क्रेडिट आईएसआई को देता रहा है, लेकिन उसने आज तक आईएसआई की टेरर फैक्ट्री के बारे में किसी को नहीं बताया। कीनिया में पाकिस्तानी पत्रकार की हत्या में आईएसआई का हाथ होने की बात नहीं बताई। वो कश्मीर में गड़बड़ी के पीछे अपना हाथ होने से भी इनकार करता रहा, लेकिन जिन बातों को पाकिस्तान छिपाता रहा है वो आज हम आपको बताएंगे। आईएसआई के जिस हेडक्वार्टर में कभी कैमरा नहीं पहुंचा, हम वहां की सीक्रेट फाइल के पन्ने आज आपको दिखाएंगे। आइए दिखाते हैं कुख्यात आईएसआई की 10 कहानियां। हामिद गुल, कहने को तो ये 1987 से 1989 तक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का चीफ था, लेकिन हकीकत में ये दुनिया की सबसे शातिर, मक्कार और कुख्यात टेरर फैक्ट्री का सरगना था। हामिद गुल की मौत 2015 में हो गई, लेकिन कहते हैं कि वो मरा नहीं, हर आतंकी संगठन में आज भी सांस ले रहा है। दरअसल 80 की दहाई के आखिरी हिस्से में जब रूस की फौज अफगानिस्तान से पीछे हट रही थी, तब वहां तालिबान, अलकायदा और हक्कानी नेटवर्क नाम के 3 आतंकी संगठनों की पैदाइश हुई। इन तीनों का जन्म भले ही रूस और अमेरिका के झगड़े की वजह से हुआ, लेकिन इन्हें खाद पानी देने और दिलवाने में सबसे ज्यादा हाथ हामिद गुल का ही रहा। और आज दुनिया में जितनी भी दहशतगर्द तंजीमें हैं, उनका कहीं ना कहीं इन तीनों से रिश्ता जरूर निकलता है। दुनिया भर में दहशतगर्दी का खेल खेलने वाली आईएसआई पाकिस्तान में भी बड़े खूनी खेल करती रही है। पाकिस्तान में हुई कई राजनीतिक हत्याओं में आईएसआई का हाथ होने की बातें कही जाती रही। वहां के पहले पीएम लियाकत अली खान का कत्ल हुआ। जनरल जिया उल हक की प्लेन हादसे में मौत हो या फिर चुनावी रैली में बेनजीर भुट्टो की हत्या का मामला हो, इन सब में एक बात कॉमन है, किसी के कातिल का कोई सुराग नहीं मिला। पाकिस्तान की सेना और सियासत से जुड़े लोग भी तभी जुबान में कहते हैं कि इनके पीछे आईएसआई का ही हाथ था। क्योंकि उसे लगने लगा था कि अगर ये नेता बची तो उसका वजूद खतरे में पड़ सकता है, लिहाजा उसने अपना वजूद बरकरार रखने के लिए अपने ही मुल्क की रहनुमाओं को निपटा दिया। इस वक्त पाकिस्तान में इमरान का लॉन्ग मार्च जारी है, लेकिन शहबाज सरकार ने इमरान के मार्च पर पाबंदियां लगाना शुरू कर दिया है। और उसकी वजह उस बयान को भी माना जा रहा है जिसमें इमरान ने पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई के सिंडिकेट और नेक्सस की पोल खोलकर रख दी। मामला केनिया में मारे गए पाकिस्तानी पत्रकार अरशद शरीफ की हत्या से जुड़ा है। इमरान खान ने लॉन्ग मार्च के दौरान और उससे पहले भी पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई पर अरशद की टारगेट किलिंग का इल्जाम लगाया था। ऐसे कान खोल के सुन लो मेरे, वो चीजें जानता हूं। मैं अपने मुल्क की खातिर, अपने इदारों की खातिर मैं चुप हूं, मैं बोलता नहीं हूं, क्योंकि मैं अपने मुल्क को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। इमरान ने जो इल्जाम लगाए उसका फौरन असर हुआ। पाकिस्तान के इतिहास में पहली बार आईएसआई के अफसर अपने बिल से बाहर निकले और टारगेट किलिंग के इल्जाम पर सफाई देनी पड़ गई। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम ने भले ही आरोपों से किनारा कर लिया, लेकिन दुनिया इस बात को समझ चुकी थी कि इमरान का तीर सही निशाने पर बैठा। चोट वहां की गई जहां आईएसआई को सबसे ज्यादा दर्द हुआ। फौज के इशारे पर पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत का रुख मोड़ने वाली आईएसआई का परफॉर्मेंस शुरू में इंटरनेशनल फ्रंट पर काफी लचर रहा, लेकिन 80 के दशक में इसने अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA को उस्ताद बनाकर अपने नाखून को धार दिया और आज ये दुनिया की सबसे मक्कार एजेंसियों में से एक है।
पाकिस्तान को मिलने वाली भीख के दम पर यह भारत में गड़बड़ी फैलाने की कोशिश करती रही है। इस्लामिक जिहाद के नाम पर कश्मीर में खड़े किए JKLF, हिजबुल मुजाहिदीन जैसे संगठन इसी का सबूत है। साल 1990 में कश्मीर घाटी से पंडितों के पलायन के पीछे भी ISI का ही हाथ है। पाकिस्तान की ये टेरर फैक्ट्री आज भी POK में बने लॉन्च पैड से दहशतगर्दों की घुसपैठ कराती है, कश्मीर के युवाओं को बरगलाकर दहशतगर्दी की भट्टी में झोंकती है। लेकिन भारत उसकी हर नापाक कोशिश को बेनकाब कर रहा है, पूरी दुनिया के आगे शर्मसार कर रहा है। सन 1947 में हिंदुस्तान से पहली जंग में मात खाने के बाद पाकिस्तान ने आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के तालमेल के लिए ISI यानी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस का गठन किया और इसे दूसरे देशों में जासूसी का जिम्मा सौंप दिया गया। लेकिन 1958 में जब जनरल अयूब खान ने राष्ट्रपति सिकंदर मिर्जा को गद्दी से उतारा, तब से पाकिस्तान की एजेंसी फौज के इशारे पर अपने ही मुल्क के नेताओं की पर कतरने लगी। ये सिलसिला आज भी जारी है। इसका बड़ा सबूत सामने आया 2013 में। तब उस समय पाकिस्तान के वजीर आजम रहे यूसुफ रजा गिलानी ने ISI को इंटरनल मिनिस्ट्री के मातहत करने का फैसला किया, लेकिन ISI और फौज को यह फैसला बर्दाश्त नहीं हुआ। पाकिस्तान के आर्मी चीफ रहे अशफाक कियानी तो ऐसा भड़के कि प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी को अपना ही फैसला वापस लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। इतिहास गवाह है, जब भी हिंदुस्तान को किसी ने कमजोर करने का दुस्साहस किया, भारतीय सेना ने उसका मुंहतोड़ जवाब दिया। 1962 में भारत चीन के युद्ध के बाद पाकिस्तान को लगता था कि अब उसे रोकने वाला कोई नहीं, इसीलिए कश्मीर को पाकिस्तान में मिलाने के लिए ISI ने ऑपरेशन जिब्राल्टर को एग्जीक्यूट करने का फैसला किया। पाकिस्तान के लड़ाकों को कश्मीरी बनाकर सरहद पार करवाई, लेकिन ISI का यह मंसूबा बुरी तरह फेल हो गया। हिंदुस्तान की सेना ने पूरा ऑपरेशन डिकोड कर लिया और उसके बाद 65 की लड़ाई में पाकिस्तान को भूखी खानी पड़ी। इतना ही नहीं, ISI ने तब ईस्ट पाकिस्तान में अवामी लीग को रोकने के लिए जिन संगठनों को पैदा किया, जिस अलबद्र आउटफिट को बनाया, उसे काउंटर करने के लिए अवामी लीग को पहले ही रॉ की तरफ से ट्रेनिंग मिल चुकी थी। नतीजा ये हुआ कि जो पाकिस्तान हिंदुस्तान को तोड़ने का ख्वाब देखा करता था, सन 1971 में वो खुद दो हिस्सों में टूट गया। ईस्ट पाकिस्तान की बजाय बांग्लादेश नाम का नया मुल्क बन गया। ये ISI की अभी तक की सबसे करारी और चुभने वाली हार है। ISI के हुक्मरानों में कश्मीर की टीस ऐसी है कि इसे लेकर वो लगातार अलग अलग षड्यंत्र आजमाते रहे। कश्मीर में आतंकी नेटवर्क को खड़ा करने से लेकर पाकिस्तान बॉर्डर से लगने वाले पंजाब में आतंकवाद को प्रमोट करना हो, या फिर करगिल युद्ध में पाकिस्तानी सेना को कवर देना हो, उसके लिए स्ट्रेटेजी डिसाइड करनी हो, इन सब के पीछे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर ISI का नाम सामने आता रहा। ये बात दुनिया जानती है कि 80 और 90 के दशक में पंजाब में ISI ने भिंडरावाले को सपोर्ट किया था, उसे हथियार और फंडिंग की थी, और यहाँ तक कि ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान भी ये खुलासा हुआ था कि भिंडरावाला पाकिस्तान भागने वाला था, जिसमें ISI मदद करने वाली थी। इसी तरह ISI ने भारत के पूर्वोत्तर में भी आतंकी चिंगारी भड़काने की कोशिश की, उग्रवादी संगठनों की फंडिंग की गई, लेकिन हर बार ISI का प्लान एक्सपोज होता रहा और पाकिस्तान को ISI की हरकतों की वजह से कई मोर्चों पर बेइज्जत तक होना पड़ गया। पाकिस्तान की सो कॉल्ड सुपर इंटेलिजेंस एजेंसी के लिए सबसे बड़ा एम्बैरेसमेंट वो वक्त था जब US नेवी सील्स ने पाकिस्तान में घुसकर ISI के शह पर पल रहे ओसामा बिन लादेन का सफाया कर दिया और किसी को इसकी कानो कान भनक तक नहीं लगी। ISI की नींद तब टूटी जब बराक ओबामा ने ओसामा के खिलाफ ऑपरेशन की डिटेल्स को पब्लिक किया। तब पूरी दुनिया में ISI की जमकर फजीहत हुई। असल में अमेरिका को यह मालूम हो चुका था कि ओसामा पाकिस्तान के एबटाबाद में छिपा है। फाइनल ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करने से पहले बाकायदा कई दिनों तक रेकी भी की गई और ये वही इलाका है जहां ISI के सीनियर अफसरानों के घर हैं। कहा तो ये भी जाता है कि ओसामा का एबटाबाद वाला अड्डा ISI ही कंट्रोल कर रही थी। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट सेमोर हर्ष ने अपनी किताब द किलिंग ऑफ ओसामा बिन लादेन में यह तक दावा किया था कि ओसामा बिन लादेन को ISI ने 2006 में ही पकड़ लिया था और तब से वो उसी के कंट्रोल में था। भारत में दहशतगर्दी फैलाने पर ISI मोटी रकम खर्च करती रही है। ये पैसा जुटाने के लिए ISI ने सबसे आसान रास्ता चुना। उसके गुर्गे पाकिस्तान में भारत की नकली करेंसी छापते थे।
जाली नोट नेपाल बांग्लादेश के रास्ते भारत भेज दिए जाते थे। इन्हें मार्केट में खपाकर जो मुनाफा होता उसे दहशतगर्दी पर खर्च किया जाता, लेकिन भारत ने नकली नोटों के सप्लाई रूट को सील करके आईएसआई की कमाई रोक दी। इसकी भरपाई के लिए अब आईएसआई ने नार्को टेररिज्म का धंधा शुरू कर दिया है। अब आईएसआई के गुर्गे भारत में ड्रग्स की सप्लाई करते हैं और इससे होने वाली कमाई दहशतगर्दी पर खर्च की जाती है। पाकिस्तान अपनी इस एक्टिविटी के लिए पूरी दुनिया में बदनाम हो चुका है। कई अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी पाकिस्तान पर नार्को स्टेट का बिल्ला लगा चुके हैं। भारत में जासूसी का जाल फैलाने के लिए आईएसआई हनी ट्रैप का सहारा भी लेता है, लेकिन भारत की खुफिया एजेंसियों की मुस्तैदी उसके इस नेटवर्क के चीथड़े उड़ाती रही। आईएसआई ऐसा नाम जो अपने एंटी इंडिया ऑपरेशंस के लिए बदनाम है। सरहद पार आतंकी भेजने से लेकर नौजवानों को आतंकी भट्टी में झुकने का काम इस बदनाम एजेंसी के एक इशारे पर होता आया है। और इस बात को कोई और नहीं बल्कि उस शख्स ने कबूला जो खुद पाकिस्तान की इस इंटेलिजेंस एजेंसी का चीफ रह चुका है। साल 2016 में पाकिस्तान के पूर्व राजदूत हुसैन हक्कानी ने एक किताब लिखी थी, नाम था इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। इसमें 26/11 मुंबई आतंकी हमले को लेकर एक चौंकाने वाला और सनसनीखेज खुलासा हुआ था। हक्कानी ने इस आतंकी हमले को लेकर उस वक्त के आईएसआई चीफ शुजा पाशा का बयान किताब में छापा था। पाशा ने हक्कानी को उनके वॉशिंगटन वाले घर में इस हमले के बारे में डिटेल्स दी थी। आईएसआई के फॉर्मर चीफ की तरफ से कहा गया था कि हमले में मौजूद लोग हमारे थे, पाकिस्तानी थे, लेकिन ये ऑपरेशन हमारा नहीं था। सोचिए, ये बातें उस दौर की हैं जब हक्कानी खुद अमेरिका में पाकिस्तान के राजदूत थे। जो पाकिस्तान बार बार आतंकी हमले से खुद को अलग करता रहा, उसकी पोल पाकिस्तानी आईएसआई चीफ ने ही खोल कर रख दी थी। हमने बताया था आपको कि दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियोल, वहां पर हैलोवीन पार्टी के दौरान भगदड़ की खबर आई। अब इस पर यह बड़ी जानकारी मिल रही है कि भगदड़ में कम से कम 20 लोगों की मौत हो गई है। यह आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। भगदड़ की वजह से 50 से ज्यादा लोगों को दिल का दौरा पड़ रहा है। 50 से ज्यादा लोगों को दिल का दौरा पड़ा। और ये जो तस्वीरें इस वक्त आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये CPR यानी कार्डियोपल्मोनरी रेसिसिटेशन उनको दिया जा रहा है। प्रणय मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख करते हैं। प्रणय, मैंने अपनी जिंदगी में ऐसी तस्वीरें नहीं देखी है, एक साथ 50 लोगों को हार्ट अटैक। जाहिर तौर पर रूबिका, ये बेहद चिंताजनक तस्वीरें हैं और जिस तरीके की तस्वीरें और जिस तरीके की खबर साउथ कोरिया की राजधानी सियोल से आ रही है। हैलोवीन की पार्टी चल रही थी, ये हैमिल्टन होटल के पास का इलाका है, ये इटोवन नाइट लाइफ एरिया है। मुझे अच्छे से याद है कि हम साउथ कोरिया जब गए थे तो इस इलाके को देखा था। ये बहुत रौनक भरा इलाका है साउथ कोरिया का और खासतौर पर राजधानी सियोल का। और इसमें तंग गलियां हैं, फूड मार्केट एरिया जिस तरीके का होता है नॉर्मली किसी जगह नाइट लाइफ एरिया होता है। हैलोवीन की पार्टी के लिए बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग जमा हुए थे और कोविड रेस्ट्रिक्शंस के बाद इस बार के हैलोवीन को लेकर काफी उत्साह भी था। बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ जमा हुए थे और करीब 81 कॉल्स अभी तक रिसीव हो चुके हैं इमरजेंसी सर्विस के पास में। इस इमरजेंसी मेडिकल एड के लिए आप सोच सकती हैं रूबिका, 142 फायर टेंडर लगाए गए हैं केवल लोगों को रेस्क्यू करने के लिए और वहां पर बचाव और राहत कार्य के लिए। और आप सोचिए कि जो योन सुक यूल है जो कि राष्ट्रपति हैं साउथ कोरिया के, उन्होंने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। जो साउथ कोरिया के मेयर हैं वो यूरोप से अपना दौरा छोड़ के वापस आ रहे हैं। तो कितनी बड़ी इमरजेंसी होगी निश्चित रूप से इसका अंदाजा आप भी लगा सकती हैं। हालांकि मौत को लेकर इतना मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है, इस बात की बढ़ सकता है। वो देख भी रही है तस्वीरें, क्योंकि हेल्प कितनी देर में पहुंचे, कहां पहुंचे, कितनों को पहुंच पाए। यहाँ तो हर दूसरे आदमी को CPR देती हुई तस्वीरें आ रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रणय। और इस वक्त एक और बड़ी खबर बता दूं, जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ से आ रही है। यहाँ पर रतले हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की साइट पर बड़ा लैंडस्लाइड हुआ है। हादसे में एक JCB ड्राइवर की मौत हो गई है। करीब 6 लोगों की मलबे में दबे होने की खबर है। देर शाम यह हादसा हुआ, हमें जानकारी मिल रही है। अजय बाचलू मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। अजय, क्या हुआ? देखिए रोबिका, आज करीब 1:30 बजे की बात है जब रेटले पावर प्रोजेक्ट में कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, तो तभी वहां पर काम कर रही एक JCB के ऊपर पहाड़ से एक बहुत बड़ा बोल्डर आया जिसने उस JCB को अपनी चपेट में ले लिया और उस JCB के ड्राइवर, जिसका नाम मनोज बताया जा रहा है, उसकी इस हादसे में जो है मौत हो गई और वो इस मलबे में फंस गया। उसको बचाने के लिए जब रेस्क्यू टीम वहां पहुंची, जिसमें पुलिस और रेटले पावर प्रोजेक्ट के कुछ लोग शामिल थे, जैसे वो JCB तक पहुंचे, एक और बड़ा पत्थर जो है वो पहाड़ से खिसक कर आया और जिसमें ये करीब 4 लोग जो है फंस गए हैं और जिसमें अभी तक 2 लोगों को
गंभीर चोटें आई और संभवतः वो भी पुलिस का मानना है कि मृत है, जिनमें से एक सिलेक्शन ग्रेड कांस्टेबल मोहम्मद याकूब है और एक इंजीनियर सचिन है, जिनकी संभवतः इस हादसे में मौत हुई है। बाकी लोगों को, करीब 8 लोगों को पुलिस ने बचा लिया है, जबकि मलबे में फंसा एक और शख्स जो है वो जिंदा है। उसकी टांग जो है वो चट्टानों के बीच में आई है और अब उसको बचाने का वहां रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। जिन 8 लोगों को बचाया गया है उन्हें अस्पताल ले जाया गया है उपचार के लिए, रूबिका। और हम वो तस्वीरें भी देख पा रहे हैं। हम दुआ करते हैं कि जिस शख्स को बाहर निकालने की कवायद इस वक्त राहत और बचाव टीम की तरफ से हो रही है वो कामयाब हो, वो शख्स पूरी कामयाबी के साथ बाहर निकाला जाए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।